हेलो दोस्तों, सोफिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आवर्तबीजी और पादप जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण के प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 150 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी को यह भी कहा जाता है, आवर्तबीजी को अपने पुष्पीय पादप के नाम से जानते हैं। फल बीज रहित नहीं होते, बीज रहित होते वो अनावर्तबीजी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 151 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी में परागकण और अंड एक विशिष्ट संरचना में उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं वो फूल होती है। फूल के अंदर पुष्प, जिसके अंदर क्या होता है, परागकण और अंड उत्पन्न होते हैं। 152 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी में बीज किसके द्वारा आवृत होते हैं? बीज होते हैं फल के द्वारा आवृत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 153 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी किसकी उपस्थिति के कारण अनावर्तबीजी से भिन्न होते हैं? अब देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण, फल की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। आवर्तबीजी में फल पाए जाते हैं पर अनावर्तबीजी में फल नहीं पाए जाते हैं। तो 153 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 154। सबसे छोटा पुष्पीय पादप है, सबसे छोटा जो पुष्पीय पादप है वो वोल्फिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 155 नंबर प्रश्न देखिए। सबसे लंबी वृक्ष प्रजाति है, सबसे लंबी जो वृक्ष प्रजाति है वो है यूकेलिप्टस। तो इसका ऑप्शन नंबर यूकेलिप्टस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 156 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी पादपों को विभेदित किया गया है। आवर्तबीजी पादप को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में विभाजित किया गया है। तो इसको दोनों में विभेदित किया गया, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए 157 नंबर प्रश्न देखिए। एक आवर्तबीजी पादप के जनन भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 158 नंबर प्रश्न देखिए। पुंकेसर बना होता है, पुंकेसर होता है वो किससे बना होता है? तो पुंकेसर तंतु और परागकोश का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये वर्तिका और वर्तिकाग्र तो भाग होते हैं जयांग के, और स्त्रीकेसर तो जयांग को बोलते हैं और स्त्रीकेसर जयांग के भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 159 नंबर प्रश्न देखिए। कार्पल बना होता है, कार्पल होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय से बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, जयांग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 160 नंबर प्रश्न देखिए। 8 केंद्रीय मादा युग्मकोद्भिद किसमें मिलती है? अब 8 केंद्र की मादा युग्मकोद्भिद किसमें मिलती है? आवर्तबीजियों में मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 100। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 161 नंबर प्रश्न देखिए। भ्रूणकोश बना होता है एक अंडकोशिका से, अंडकोशिका पाई जाती है भ्रूणकोश में। 2 सहायक कोशिकाएं, ये भी सही है। 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाओं और 2 ध्रुवीय केंद्रक से, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही सही हैं। 8 कोशिकाएं हो रही है सारी की, ये सारी 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 कोशिका हो रही है, और ये 8 कोशिका भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 162 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी का अंड समुच्चय बना होता है। अब आवर्तबीजी का अंड समुच्चय वो किस प्रकार से बना होता है? एक सहायक कोशिका और 2 अंडकोशिका से? नहीं, 2 सहायक कोशिकाओं से और 1 अंडकोशिकाओं से बना होता है, अंड समुच्चय होता है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 सहायक कोशिकाएं होती है और 1 अंडकोशिका होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं 163 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा आवर्तबीजी के लिए गलत है? अब आवर्तबीजी के लिए आपको गलत बताना है। तो अंत्यचरम त्रिगुणित होती है, सही बात है। गुरु बीजाणु दुगुणित नहीं होती, अगुणित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, बाकी सही है। तो आगे चलते हैं 164 नंबर प्रश्न देखिए। एक प्रारूपीय आवर्तबीजी भ्रूणकोश सामान्यतः होता है। भ्रूणकोश होते हैं वो कितने कोशिकीय होते हैं? 7 कोशिकीय होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। कोशिका 7 होती है और केंद्रक इसमें 8 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 164 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 165 नंबर प्रश्न देखिए। परागकणों का परागकोश से अंडाशय की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। ये परागण की क्रिया है। जो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, परागकण की क्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पराग नली ले जाती है, पराग नली होती है वो किसको लेकर जाती है? 2 नर युग्मक को लेकर जाती है, 2 नर युग्मक को अपने साथ लेकर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न देखिए। पुष्पीय पादपों में
समसूत्री विभाजन किस समय पर होता है? अब पुष्पी पादपों में समसूत्री विभाजन अपने को बताना है कि किस समय में होता है। कलिका के बनने से, बीज के अंकुरण से, मूल की प्राक कलिका के बनने से, ये बिल्कुल नहीं सही नहीं है। प्राकणों के बनने से आपको पता है समसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे देखते हैं 168 नंबर प्रश्न। द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन होता है वो आवर्तबीजों में पाया जाता है जिसमें त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 169 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी में त्रिक संलयन द्वितीय नर युग्मक का संलयन किसके साथ होता है? अद्वितीय नर युग्मक का संलयन होता है किसके साथ है? दो ध्रुवीय केंद्र कोशिकाओं से होता है। पहले नर युग्मक का तो अंड कोशिका के साथ हो जाता है, और दो जो एक नर युग्मक है उसका किसके साथ होता है? दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ होता है, इसलिए त्रिगुणित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 169 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। आवर्तबीजी में भ्रूणपोष विकसित होता है। अब आवर्तबीजियों में भ्रूणपोष है वो किस में विकसित होता है? द्वितीय केंद्रक में विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 171 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी अंड में भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका त्रिक संलयन से पहले रखती है। अब आवर्तबीजी अंड कोशिका में भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका, जो केंद्रीय कोशिका होती है, त्रिक संलयन से पहले क्या होता है उसके पास में? देखते हैं। इसके अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है, नहीं। दो केंद्रक होते हैं इसमें। एक द्विगुणित केंद्रक होता है, नहीं। दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 172 नंबर प्रश्न देखिए। निषेचन के पश्चात अंड विकसित होता है, और जो अंड होता है वो निषेचन के बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 173 नंबर प्रश्न देखिए। निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित हो, अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते 174 नंबर प्रश्न देखिए। 174 नंबर प्रश्न देखिए। आवर्तबीजी में भ्रूणपोष होता है। अब आवर्तबीजियों के अंदर भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे चलते 175 नंबर प्रश्न देखिए। भ्रूणपोष का बनना शुरू होता है। भ्रूणपोष का बनना कब शुरू हो जाता है? जब ध्रुवीय केंद्रकों का निषेचन प्रारंभ हो, जो निषेचन हो जाता है उसके साथ साथ में भ्रूणपोष बनना स्टार्ट कर देता है। और भ्रूणपोष आपको पता है त्रिगुणित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। ध्रुवीय केंद्रकों के निषेचन के साथ ही भ्रूणपोष का बनना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 176 देखिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसमें आपको बताना है ए बी सी डी क्या है और ई तक बताना है क्या है। आपको ए दे रखा है, ए भाग देखिए। ए भाग ये फूल के बाद में दे रखा है आपको, ये वर्तिकाग्र को दे रखा है। दूसरा बी भाग है वो प्राकोष को दे रखा है आपको। और जो सी भाग है वो देखिए ये नर युग्मकोद्भिद को बता रखा है। और डी भाग है वो अंड को दे रखा है। और ई भाग है वो अंडक को दर्शा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए पहले में आएगा अपना ए का वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र ओनली फॉर एक में ही है। डी ऑप्शन में वर्तिकाग्र है, बी का प्राकोष, सी का नर युग्मकोद्भिद और डी का अंड और ई का अंडक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 177। अगुणित द्विगुणित यानी हैप्लोडिप्लोइडिक जीवन चक्र किसके द्वारा अनुसरित किया जाता है? अब किसके अंदर अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है? ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न तो आपको बता रखा है कि निम्न विकल्प को पैटर्न बताना है। अब आपको ए भाग बताना है ये कौन सा है, बी भाग कौन सा है और सी भाग कौन से जीवन चक्र को ये प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न है ये। तो आप देखिए 178 नंबर प्रश्न। तो इसमें ए भाग है वो आपका अगुणित को दर्शा रहा है क्योंकि ज़्यादातर भाग इसका अगुणित अवस्था में जा रहा है। और बी भाग है वो द्विगुणित को दर्शा रहा है क्योंकि ज़्यादातर इसका जो जीवन चक्र है वो बी द्विगुणित है। और जो सी भाग है ये आपका अगुणित और द्विगुणित दोनों ही हैं, क्यों हाफ हाफ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगुणित द्विगुणित और अगुणित द्विगुणित। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 179 नंबर प्रश्न देखिए। शैवाल के अगुणित जीवन चक्र में प्रभावी पीढ़ी होती है। अब जो शैवाल होता है, शैवाल के अंदर
कौन सी पीढ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है, तो इसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 180 देखिए। 180 नंबर प्रश्न है, अधिकांश सवाल एक अपवाद के साथ अगुणित जीवन चक्र दर्शाते हैं, वे हैं। अब देखो, अधिकांश सवाल एक अपवाद के साथ अगुणित जीवन चक्र दर्शा रहे हैं। अब अगुणित जीवन चक्र कौन से सवाल में पाया जाता है, तो देखिए एक एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया के अंदर अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया के अंदर। आगे चलते हैं। 181 नंबर प्रश्न देखिए। फ्यूकस में जीवन चक्र का प्रकार है, फ्यूकस में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, इसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों, अपने ये पादप वर्गीकरण का प्लांटी जगत के अपने सारे प्रश्न कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस कर लिए। अभी अपने आगे देखते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस करने का करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।